हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमशाला। आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर रहे हैं। अब क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए थोड़ा नया है तो कंसेप्ट पहले अच्छे से समझेंगे हम कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है। सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द quantitative aspects of interconversion of various forms of energy and interconversion of energy and work। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी कोई ऐसा प्रोसेस होता है कहीं पे जिसमें एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इनका इंटर कन्वर्जन हो रहा है, और इसमें भी मेनली इन दोनों में से कोई एक एनर्जी का फॉर्म जनरली हीट फॉर्म होता है, इसीलिए ये हीट से ही वर्ड आया है थर्मो। ठीक है, तो जब कोई एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं किसी प्रोसेस से, या फिर एनर्जी और वर्क का इंटर कन्वर्जन होता है, तो इन इंटर कन्वर्जन को जब हम क्वांटिटेटिवली पढ़ते हैं कि कितनी हीट, कितना वर्क और इनके पीछे की कैलकुलेशंस क्या है, तो उसी ब्रांच को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए इसके कुछ अपने ही टर्म्स होते हैं जो इसी की स्टडी के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो पहले हम वो टर्म समझेंगे। फर्स्ट टर्म इज सिस्टम। सो व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन। मतलब कि हम एक साथ पूरे यूनिवर्स में तो एनर्जी का इंटर कन्वर्जन नहीं पढ़ सकते, हम किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में ही क्या हीट में चेंजेस हो रहे हैं, क्या एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं, वो पढ़ते हैं। तो जितने भी पोर्शन में हम इंटरेस्टेड होते हैं उस पोर्शन को हम कहते हैं सिस्टम, यानी कि जो एक्चुअल में हमारे ऑब्जर्वेशन में है। जो उसको छोड़कर बाकी का यूनिवर्स का पार्ट होता है, जो उसके आसपास का पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। और बाउंड्री होती है वो सरफेस, कभी कभी वो इमेजिनरी भी होता है या कभी वो रियल भी होता है। ऐसे सरफेस जो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करे, उनके बीच में प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं बाउंड्री। तो इन तीनों को हमने एक डायग्राम से यहाँ दिखाया है। देखिए, अगर मान लीजिए हम फिलहाल इस बीकर में प्रेजेंट वाटर की स्टडी कर रहे हैं कि इसमें क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, तो हम बीकर के अंदर के स्पेस को कहेंगे सिस्टम। ठीक है, और उसके आसपास का जो भी एरिया होगा उसको हम कहेंगे सराउंडिंग। और ये जो बीकर की वॉल्स है, अब क्योंकि ये रियल है तो ये सेपरेट कर रही है सिस्टम और सराउंडिंग को, इसलिए हम इसको कहेंगे बाउंड्री, या इनको हम वॉल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हमें ये देखना है कि जो सिस्टम हम स्टडी करते हैं उसके क्या क्या अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। तो इसके तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट इज़ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो सराउंडिंग के साथ अपने अंदर प्रेजेंट मैटर को भी एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकता है, यानी वो सराउंडिंग के साथ मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकता है। तो इसका एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए हमने एक ओपन बीकर में वाटर ले लिया, तो हम जानते हैं कि धीरे धीरे जो वाटर का अमाउंट है ये कम होता जाएगा क्योंकि वो सराउंडिंग के साथ मिक्स हो रहा है, यानी कि वो सराउंडिंग के साथ वाटर को एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ वो जो सराउंडिंग की ऑक्सीजन या एयर वगैरह हैं उनकी गैसेस को अपने अंदर लेगा, यानी कि एक्सचेंज का मतलब है वो ले भी सकता है, दे भी रहा है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमने इसके अंदर हॉट वाटर रखा तो हम जानते हैं थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो हीट भी यानी कि एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है। अगर वाइस वर्सा देखें तो हमने कोल्ड वाटर लिया तो वो थोड़ी देर बाद रिलेटिवली वार्म हो जाएगा, तो उस केस में वो हीट ले रहा है, यानी कि एनर्जी का लेना देना या मैटर का लेना देना दोनों यहाँ पर चल रहा होता है। इसको कहते हैं ओपन सिस्टम। दूसरा है क्लोज्ड। क्लोज सिस्टम में जो बाउंड्री है वो हर जगह प्रेजेंट होती है, इसीलिए जो मैटर होगा, मैटर उसके थ्रू नहीं जा पाता, यानी मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। बट ये जो बाउंड्री है ये एनर्जी को, यानी मेनली हीट एनर्जी को अपने थ्रू फ्लो होने देती है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज चल रहा होता है। इसका एग्जांपल क्या है, मान लीजिए अब हमने ये जो पहले केस में वाटर लिया था, अब हमने क्या किया कि इसमें एक बीकर लिया, उसमें हमने हॉट वाटर लिया और लेकिन उसको ऊपर से हमने ढक दिया अच्छे से। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर जो वाटर है वो अब बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है, और ना ही बाहर की कोई गैस वगैरह इसमें
आ पाएंगी, यानी मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो हमने वाटर गर्म लिया है तो वो क्लोज्ड बीकर में भी थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इन वॉल्स के थ्रू हीट को एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड। और तीसरा आता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिसमें ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो पाए सराउंडिंग के साथ और ना ही मैटर। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्लोज्ड होना चाहिए और इसकी वॉल्स ऐसी होनी चाहिए जो हीट को पास ना होने दे अपने थ्रू। और ऐसी वॉल को यानी ऐसी बाउंड्री को हम कहते हैं एडियाबैटिक। यानी कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उनकी जो बाउंड्री होती है वो होती है एडियाबैटिक बाउंड्री या एडियाबैटिक वॉल्स, जो अपने थ्रू हीट को एक्सचेंज नहीं होने देती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ सिस्टम। अब स्टेट क्या होता है वो समझ लेते हैं। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ सिस्टम एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम आइडेंटिफाइड बाय द वैल्यूज ऑफ सुटेबल सेट ऑफ पैरामीटर्स कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट पैरामीटर्स और स्टेट फंक्शंस। मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो सिस्टम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ है वो फिक्स्ड रहेगी। जैसे मान लीजिए उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसकी वॉल्यूम, उसके अंदर जो उसका अमाउंट है मैटर का, इनकी वैल्यूज़ एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ फिक्स्ड रहेगी और उसका जो सेट होगा, इन सारी वैल्यू का जो एक सेट होगा वो मिलकर हमें उस सिस्टम की कंडीशन के बारे में आइडिया देता है और उसी कंडीशन को हम कहते हैं सिस्टम की स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट वेरिएबल्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ थ्रू विच इट इज़ अचीव्ड। तो ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं ये ऐसे क्वांटिटीज़ हैं या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी जो वैल्यूज़ होगी ना वो पर्टिकुलरली सिस्टम की एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही डिपेंड करेगी। अब मान लीजिए हमने क्या किया कि एक सिस्टम को एक स्टेट से चेंज करके दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारा स्टेट का मतलब ये नहीं है कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। स्टेट का मतलब है कि हमने पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज कर दी। तो जो ये स्टेट वेरिएबल्स होंगे इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि शुरुआत में उसकी क्या स्टेट थी और लास्ट में उसकी क्या स्टेट है। ना कि वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम उस स्टेट से, पहली वाली स्टेट से दूसरी वाली स्टेट में कैसे पहुंच रहे हैं। यानी कि हमें, जब हम स्टेट वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमें पाथ से, जो रास्ता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने का, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमें मतलब होता है पहली क्या स्टेट थी और लास्ट में क्या स्टेट थी। अगर वो सेम है तो जो वैल्यूज़ होंगी इन स्टेट वेरिएबल्स की वो हमेशा फिक्स रहेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ वैल्यू ऑफ एनी स्टेट वेरिएबल इज चेंज। मान लीजिए हमने इसमें से जो हमारा सिस्टम है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है, अब हमने किसी एक स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने सिस्टम को हीट किया तो हीट करने से उसका टेम्परेचर चेंज करेगा। अब एक स्टेट वेरिएबल के चेंज होने से क्या होता है कि जो उसके ऊपर बाकी के जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, हो सकता है कि बचे हुए कुछ स्टेट वेरिएबल्स टेम्परेचर पर डिपेंड करते हो, तो उनकी वैल्यू भी अपने आप चेंज होगी। बाय चेंजिंग वन ऑफ द पैरामीटर्स द वैल्यू ऑफ सम अदर पैरामीटर्स आर ऑल्सो चेंज्ड। तो जब ऐसा होता है तो अब जो कंडीशन है उस सिस्टम की वो चेंज हो गई, पहले से अलग है। तो हम कह सकते हैं कि अब जो सिस्टम है वो एक दूसरी नई थर्मोडायनेमिक स्टेट अटेन कर रहा है। पहले वो एक स्टेट में था लेकिन अब वो उस स्टेट में नहीं रहा क्योंकि जो पैरामीटर्स है उनकी जो वैल्यूज़ है उसका जो सेट है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो उस इवेंट को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जिस भी प्रोसेस में सिस्टम की स्टेट चेंज होती हो उस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। अब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स मतलब कि ऐसे ऐसे क्वांटिटीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनके चेंज होने से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता हो। ठीक है, तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं जो सिस्टम से रिलेटेड है इन्हें हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है स्टेट वेरिएबल, जिनके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इनकी वैल्यू सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करती है।
और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने उस स्टेट को कैसे अचीव किया। दूसरा पॉइंट है स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज़ डिसाइडेड बाय द वैल्यूज़ ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, यानी कि जब भी हमें किसी सिस्टम की स्टेट डिसाइड करनी है तो हम उनको स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू के बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। ये जो वैल्यू जो प्रॉपर्टीज़ है इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हम चैप्टर के आने वाले पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सेकेंड टाइप है पाथ वेरिएबल्स। नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू स्टेट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसे पहुंचाया किस पाथ से गया है, यानी कि कैसे हमने प्रोसेस कैरी आउट किया। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं स्टेट वेरिएबल के। इसमें हमें दो एग्जांपल्स देखने हैं, एक वर्क और एक हीट। वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और हीट को हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हीट कौन सी है? जो प्रोसेस के दौरान एक्सचेंज हो रही है, या तो सिस्टम ले रहा है या दे रहा है, उसे हम कहते हैं स्मॉल q। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शंस फॉर अ स्पेसिफिक स्टेट ऑफ सिस्टम हैज़ नो सिग्निफिकेंस, यानी कि जब हम किसी पाथ फंक्शन की वैल्यू को लिखते हैं या डिसाइड करते हैं तो वो वैल्यू किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए होती है कि प्रोसेस के दौरान वो क्या वैल्यू थी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि इस स्टेट पे वर्क की ये वैल्यू है या हीट एक्सचेंज इतनी हुई है इस स्टेट पे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं वर्क हुआ है तो हम ये कहेंगे कि इस प्रोसेस के दौरान जो पाथ फॉलो किया गया था उस दौरान इतना वर्क हुआ, ना कि इस पर्टिकुलर स्टेट पे इतना वर्क है, ऐसा कहना इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे। मान लीजिए हमने सिस्टम को एक स्टेट पे रखा जिसको हम कह रहे हैं स्टेट ए, और फिर हम उसको दूसरी स्टेट पे ले गए स्टेट बी। अब मैं स्टेट ए से स्टेट बी पे तीन अलग अलग तरह से पहुंच रहा हूँ। मान लीजिए ये पहला रास्ता, इसको हम कहते हैं पाथ 1, एक सीधा बिल्कुल पाथ 2 और एक थोड़ा अलग पाथ 3। अब देखिए अगर हम इन तीनों पाथ की बात करें, ये तीन प्रोसेस हो गए, ए से बी जाने के तीन अलग अलग प्रोसेस हो गए। तीनों प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी T1, T2 या T3, ये सेम ही आएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भले ही तीनों में पाथ अलग है लेकिन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है वो सेम है। और टेम्परेचर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? स्टेट पे। वैसे ही किसके साथ होगा? प्रेशर के साथ होगा, वॉल्यूम के साथ होगा, और इंटरनल एनर्जी जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं उसके साथ होगा। तो ये सब भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे तीनों पाथ के लिए। तो ऐसे इसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शंस। और इससे अपोजिट जब हम इन तीनों पाथ के लिए जो Q की वैल्यू देखेंगे, Q1, Q2 और Q3, यानी कि पाथ 1 में कितनी हीट एक्सचेंज हुई, वैसी पार्ट 2 में, वैसी पार्ट 3 में, तो ये वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी क्योंकि पाथ अलग अलग है। वैसे ही वर्क के साथ होगा, वर्क कितना हुआ तीनों पाथ में। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे? पाथ वेरिएबल्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंटरनल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए। अब इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है और उसमें जितना भी मैटर प्रेजेंट है, तो इस मैटर की जो टोटल एनर्जी होगी, मैटर की टोटल एनर्जी, उसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है ये भी एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, यानी कि इसकी भी जो वैल्यू है ये स्टेट पे डिपेंड करेगी, ना कि पाथ पे। ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका है द चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि ये टोटल एनर्जी है, इसलिए जब भी कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है और हम ये जानना चाहते हैं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी में क्या चेंज आया,
तो उस चेंज को हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, यानी कि ये जो इंटरनल एनर्जी है ये टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। यानी अगर किसी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अभी जो टेम्परेचर चेंज होने वाली बात है ये हम दो तरह से कर सकते हैं। यानी जब भी कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा तो दो तरीके हैं जिससे हम टेम्परेचर के चेंज कर सकते हैं, यानी कि साथ ही साथ हम इंटरनल एनर्जी को भी चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका होता है बाय डूइंग वर्क, और दूसरा होता है बाय हीट एब्जॉर्ब्ड और एक्सचेंज्ड बाय द सिस्टम। यानी कि मान लीजिए फिर से हम एक बात कर रहे हैं कि एक सिस्टम है हमारे पास और इसकी शुरुआत की इंटरनल एनर्जी मान लीजिए U1 है। अब हमने क्या किया, या तो इसमें हीट एक्सचेंज करवाई, यानी कि या तो सिस्टम ने हीट ली या दी, या फिर हमने सिस्टम से वर्क करवाया या उसके ऊपर वर्क किया। अब ये वर्क कैसे किया जाता है, प्रेशर अप्लाई करके, जिसको हम PV वर्क भी कहते हैं। तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उससे वॉल्यूम भी चेंज होगा, और उस प्रोसेस के दौरान हम कहेंगे कि वर्क हुआ है या तो सिस्टम पे या सिस्टम ने किया है। तो इन दोनों ही केसेस में अगर हम हीट एक्सचेंज करवाते हैं तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, मान लीजिए वो U1 से चेंज होकर U2 हो गई, या फिर जब हम वर्क डन करवा रहे हैं तो भी होगी, मान लीजिए U1 से U3 हो गई। तो जनरल केस क्या होता है कि जब भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है तो क्योंकि वो इन दोनों तरीक़ों से हो सकता है तो हम इन इंटरनल एनर्जी के चेंज को इन दोनों के सम से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो डेल्टा U है, जो टोटल डेल्टा U है, वो हो सकता है हीट भी एक्सचेंज हुई हो, ठीक है, या फिर वर्क भी हुआ हो, तो इसलिए दोनों का जो भी सम आएगा वो होगा टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब जैसे हमने कहा कि जो W होता है, क्योंकि हम उसे P इंटू डेल्टा V भी लिख सकते हैं, यानी कि जब हमने प्रेशर चेंज किया या तो बढ़ाया या कम किया तो उसकी वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज आया, इनके प्रोडक्ट को हम कहते हैं वर्क डन। तो इसीलिए हम इंटरनल एनर्जी के चेंज को इस तरह से भी लिख सकते हैं Q प्लस P डेल्टा V, यानी वर्क की जगह हम P डेल्टा V भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है साइन ऑफ Q एंड W। देखिए हमें Q की साइन कब क्या लेनी है समझना है, जब सिस्टम हीट ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस समय Q की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और जब वो दे रहा होता है तो उस केस में नेगेटिव वैल्यू होती है, जिसको हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। वर्क की जो साइन है, जब मान लीजिए सिस्टम पे वर्क हो रहा है, सराउंडिंग कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क, उसी को हम कहते हैं वर्क ऑफ कंप्रेशन। और अगर मान लीजिए सिस्टम वर्क कर रहा है सराउंडिंग पे, उसे हम कहते हैं नेगेटिव वर्क, वर्क ऑफ एक्सपांशन। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से कि मान लीजिए अभी हमने एक सिस्टम लिया और उसके ऊपर पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि हम सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे केस में जो सराउंडिंग है वो वर्क करेगा सिस्टम पे, क्योंकि सराउंडिंग काम कर रहा है तभी सिस्टम को वो कंप्रेस कर पा रहा है। तो ये क्या हुआ, ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो ऑन द सिस्टम जो है वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हम इससे बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं, मान लीजिए पहले वॉल्यूम कम था और अब हम जो है सिस्टम को एक्सपांड करवा रहे हैं और वो वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, तो हम कहेंगे बाय द सिस्टम, तो इसीलिए वो होता है नेगेटिव। तो इसलिए हमने उनको नाम भी दिया है, जो पॉजिटिव वर्क हो उसको हम कहते हैं वर्क ऑफ कंप्रेशन, और जो नेगेटिव हो वो वर्क ऑफ एक्सपांशन। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो एक्चुअल में एनर्जी से ही रिलेटेड है, और वो ये कहता है कि एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। तो इसकी स्टेटमेंट हम यही लिख सकते हैं, और मैथमेटिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सिस्टम की टोटल एनर्जी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी है, इसलिए हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो टोटल एनर्जी में कभी भी चेंज आएगा वो दो वजह से आएगा, एक तो हीट एक्सचेंज करने की वजह से और एक वर्क की वजह से। अब मान लीजिए
कि हम आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? जो हीट को भी एक्सचेंज नहीं कर सकता, ठीक है, हीट को भी वो एक्सचेंज नहीं करता है, और उसमें वर्क भी नहीं होता है, यानी कि क्यू भी ज़ीरो है और वर्क भी ज़ीरो है। तो ऐसे केस में क्योंकि क्यू ज़ीरो वर्क ज़ीरो, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा यू आएगा इस केस में, टोटल चेंज इन एनर्जी, वो भी क्या होगा? ज़ीरो। यानी टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी कभी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो यह भी एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही पॉइंट है कि टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी जब तक वो सिस्टम आइसोलेटेड रहेगा, यानी कि वो ना ही एनर्जी को ले रहा है ना ही दे रहा है। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ की एक और स्टेटमेंट बनती है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, यानी कि जो फर्स्ट लॉ का हमने एक इक्वेशन बनाया था, जनरल इक्वेशन, वो अलग अलग टाइप के प्रोसेस के लिए कैसे चेंज होता है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। और हमने पहले कहा था अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि ऐसे केस के लिए डेल्टा यू क्या होगा? ज़ीरो। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बन जाता है, जो हमारा फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन था कि ज़ीरो इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ऐसे में जो क्यू होगा वो माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगा, यानी जब भी कोई आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो उसमें हीट और वर्क इक्वल होते हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट साइन के साथ। दूसरा होता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक ऐसा प्रोसेस है जो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। तो अगर यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो जो जनरल इक्वेशन था वो एज इट इज़ वैलिड रहेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो जनरल डेली लाइफ में हमारे आसपास प्रोसेसेस होते हैं वो ओपन सिस्टम में होते हैं, और ओपन सिस्टम में होने वाले लगभग हर प्रोसेस को हम आइसोबैरिक कह सकते हैं, क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो हम कह सकते हैं डेल्टा वी ज़ीरो है। ऐसे में पी डेल्टा वी जो होगा वो भी ज़ीरो होगा, यानी कि जो वर्क हो रहा है वो ज़ीरो है, यानी वर्क नहीं होगा ऐसे केस में, क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुई, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे केस में जो फर्स्ट लॉ का हमारा एक्सप्रेशन था वो हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस ज़ीरो, यानी कि उस केस में जितनी भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो सब हीट एक्सचेंज करने की वजह से ही आएगा, क्योंकि हमने पहले भी कहा था डेल्टा यू दो तरह से चेंज हो सकता है, एक तो क्यू से और एक डब्ल्यू से, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू तो ज़ीरो है, इसलिए जो भी चेंज आ रहा है वो सिर्फ क्यू की वजह से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो ऐसा कब हो सकता है? जब हमारा सिस्टम कौन सा हो? आइसोलेटेड। हमने पहले ही कहा था कि आइसोलेटेड सिस्टम को हम एडियाबैटिक सिस्टम भी कहते हैं। तो उसमें होने वाले जो भी प्रोसेस होते हैं उनको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। तो उसमें क्योंकि क्यू ज़ीरो है इसलिए अब जो डेल्टा यू होगा वो सिर्फ डब्ल्यू के इक्वल आएगा, यानी कि अगर उस प्रोसेस के दौरान कुछ वर्क हो रहा है तो वो वर्क ही इक्वल होगा इंटरनल एनर्जी के चेंज के, क्योंकि क्यू यहाँ पे ज़ीरो है, और ऐसे वर्क को हम कहते हैं एडियाबैटिक वर्क। नेक्स्ट प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है लेकिन फाइनली वो अपनी इनिशियल स्टेट पे ही वापस आ जाता है। जैसे कि ए स्टेट है इसकी, अब वो पहले जाएगा, उसने एक स्टेट चेंज किया, फिर दूसरी स्टेट चेंज किया, फिर तीसरी किया, चौथी किया, लेकिन फिर फाइनली वो दोबारा किस पे आएगा? ए पे ही आ जाएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल एनर्जीज होगी वो भी सेम होगी, यानी ऐसे केस में इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो U1 था वही U2 है ना। जब फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम है तो उनकी एनर्जी भी सेम है, U1 और U2, इसलिए जो डेल्टा U होगा ऐसे केस में वो ज़ीरो होगा। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला फिर से क्या हो जाता है? ज़ीरो इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन था, यानी कि फिर से ये क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू के इक्वल आएगा इस केस में भी। लास्ट है फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास हमने एक सिस्टम लिया, गैसियस सिस्टम, और इस गैस को हमने वैक्यूम में रख दिया। ये क्या है? वैक्यूम है मान लीजिए। तो क्योंकि ये वैक्यूम है, इसमें कोई मैटर नहीं है, और मैटर नहीं है तो जो गैस है उसके आसपास कोई पार्टिकल नहीं है, इसलिए गैस यहाँ पर फ्रीली एक्सपांड हो सकती है, यानी उसे रोकने वाला कोई नहीं है। नहीं तो जनरली डेली लाइफ में क्या होता है कि अगर
हमने सिस्टम को रखा है और उसके आसपास एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर एक प्रेशर अप्लाई करता है सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से सिस्टम में अगर गैस है या कोई भी चीज़ है वो आसानी से एक्सपांड नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ क्या है, वैक्यूम है, यानी कि उस गैस के आसपास कोई मैटर नहीं है। तो ऐसे केस में जब गैस एक्सपांड होगी तो उसको कहेंगे फ्री एक्सपांशन। तो फ्री एक्सपांशन की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ज़ीरो होता है। अब प्रेशर क्योंकि ज़ीरो है तो पी डेल्टा वी भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ऐसे केस में जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो सिर्फ हीट एक्सचेंज करने की वजह से आएगा, अगर वो जो गैस है वो एक्सपांशन के दौरान हीट में चेंजेस ला रही है, यानी कि हीट एक्सचेंज कर रही है सराउंडिंग के साथ। तो जितनी भी वो एक्सचेंज करेगी उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। नेक्स्ट है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब नाम से पता चल रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में लगभग हमेशा इक्विलिब्रियम होता है, और थोड़ी सी भी कंडीशंस को चेंज करने से हम उस प्रोसेस की डायरेक्शन को किसी भी समय रिवर्स कर सकते हैं। मान लीजिए सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी स्टेट में आगे बढ़ रहा है, यानी कि एक स्टेट है ए और एक स्टेट है बी। अब वो स्टेट ए से बी की तरफ जा रहा है, लेकिन हर समय क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, अगर हम थोड़ी सी भी कंडीशन को रिवर्स करें तो वो दोबारा बी से ए में आने की कोशिश करेगा। यानी कि ये जो प्रोसेस है ये दोनों तरफ हम रिवर्स करवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। ठीक है। अब ऐसे प्रोसेस के बारे में कुछ बातें याद रखनी है कि ये प्रोसेसेस बहुत ही स्लोली होते हैं, क्योंकि हमेशा इक्विलिब्रियम में है इसलिए उन्हें पता नहीं होता, बहुत ही स्लोली वो मूव करते हैं, और उनका कंप्लीट होना लगभग नेग्लिजिबल होता है, यानी कि वो हम कंप्लीशन में चले जाएं ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। नेक्स्ट है दीज प्रोसेसेस कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। क्या होता है कि मान लीजिए एक स्टेट है ए और एक स्टेट है बी, ये मान लीजिए इनिशियल से फाइनल पे जा रहा है, तो एक बार में ये बहुत ही थोड़ा सा मूव करेगा, यानी कि ये हुई फर्स्ट स्टेप। फिर ऐसे ही वो दूसरी स्टेप में जाएगा, फिर तीसरी, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में जाकर अगर वो फॉलो करता है तब जाके वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। यानी कि एक बारी में वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं जाता, उसके बीच में बहुत सारी स्मॉल स्टेप्स परफॉर्म होती है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सिस्टम इज ऑलवेज इन क्लोज इक्विलिब्रियम, ये हमने ऑलरेडी बता दिया। इस प्रोसेस के दौरान जो भी वर्क होता है, या तो वो सिस्टम करे या सिस्टम पे हो, उसका फॉर्मूला होता है 2.303 nRT, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, एंड log V1 अपॉन V2। यानी कि क्या है, मान लीजिए ये सिस्टम है और उसकी इनिशियल वॉल्यूम V1 थी, हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद अगर वो फाइनली कंप्लीशन में चला गया और उसकी फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो ये होगी इनिशियल जो शुरुआत में थी, और ये होगी फाइनल जो लास्ट में रहेगी। तो इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम के रेशो का जो लॉग होता है वो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी बॉयल्स लॉ में लास्ट चैप्टर में, कि जो P1 अपॉन P2 होता है वो V2 अपॉन V1 होता है। तो इसलिए हम इसकी जगह पर ये भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसी फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमें इनिशियल और फाइनल प्रेशर पता है तो हम वॉल्यूम की जगह P2 अपॉन P1 रख सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं रिवर्सिबल के लिए। सेकेंड इज़ इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल से आप इरिवर्सिबल भी समझ ही गए होंगे, ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जो एक ही स्टेप में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाते हैं, तो ये काफ़ी फास्ट होंगे और इन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसमें सिस्टम और सराउंडिंग में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो ऐसे केस में जो भी वर्क किया जाता है ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस, उसको हम माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, यानी कि जो बाहर से लगने वाला प्रेशर है उसे हम कहते हैं पी एक्सटर्नल, वो कितना है और उसकी वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ वो हम लेते हैं। ठीक है। अब इसे माइनस में इसलिए लिखा जाता है, ये जो हम माइनस लगा रहे हैं ये सिर्फ हम साइन कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। जो हमने ऊपर साइन कन्वेंशन देखे थे वर्क के लिए, वो सही हो, वो फॉलो हो, इसलिए सामने माइनस हम लगाते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारी आज की क्लास का, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो उसमें प्रेजेंट मैटर के अमाउंट पे, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। जैसे कि मास, अब सब जानते हैं अगर हम अमाउंट मैटर का अमाउंट कम ज़्यादा करें तो जो मास होगा सिस्टम का वो चेंज करेगा। वैसी वॉल्यूम, वैसी इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी मैटर की ही एनर्जी है,
यानी वो हर पार्टिकल की एनर्जी का सम है। अगर हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ही कम ज़्यादा कर देंगे तो वो भी चेंज हो जाएगी। वैसे ही एंथैल्पी का मतलब होता है टोटल हीट एनर्जी। तो एंथैल्पी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो अगर इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो एंथैल्पी भी चेंज होगी। फिर है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मैटर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम कितनी हीट दे रहे हैं। तो अगर अमाउंट चेंज होगा तो जो उसे हीट रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर को चेंज करने के लिए वो भी वेरी करेगी। यानी कि अगर हम 1 गिलास वाटर को टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमें कम हीट लगेगी, लेकिन अगर हम ज़्यादा अमाउंट वाटर ले रहे हैं और उसका ही उतना ही टेम्परेचर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो हीट कैपेसिटी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इससे बिल्कुल अपोजिट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मैटर की क्वांटिटी पे अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि टेम्परेचर, अब टेम्परेचर गैस का अगर मान लीजिए 25 है और उस गैस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें यानी कि उसका अमाउंट आधा कर दें, तब भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा। डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती, हम सब जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। तो ये भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। प्रेशर और सारी मोलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी वैल्यू हम 1 मोल के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमने नाम में ही अमाउंट फिक्स कर दिया है तो कभी भी ये इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, डिपेंड नहीं करेगी अमाउंट ऑफ मैटर पे। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बी सेफ, थैंक यू।